नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दिल्ली में ईद पर खुले में नमाज पर रोक की मांग, मुस्लिम पक्ष ने दी सफाई। दिल्ली में ईद पर खुले में नमाज पढ़ने पर रोक लगाने की मांग उठी है। भाजपा विधायक ने पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर ट्रैफिक और कानून व्यवस्था की समस्या का हवाला दिया है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि सिर्फ मजबूरी में कुछ जगहों पर खुले में नमाज होती है। विपक्ष ने इसे भाजपा की राजनीति करार दिया है। हिंदू नववर्ष को भव्य रूप से मनाएगी दिल्ली सरकार। नवरात्रि में होगा फलाहार कार्यक्रम। दिल्ली सरकार ने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को इस बार भव्य और व्यापक रूप से हिंदू नववर्ष के रूप में मनाने का फैसला लिया है। यह पहला अवसर है जब दिल्ली सरकार इस दिन को इतने बड़े पैमाने पर मनाएगी। इस कार्यक्रम की शुरुआत 30 मार्च को दिल्ली विधानसभा लॉन में एक भव्य आयोजन से होगी, जिसमें संपूर्ण विधानसभा भवन को दीपों से ठीक उसी तरह सजाया जाएगा जैसे दीपावली के अवसर पर किया जाता है। दिल्ली सरकार के कला और संस्कृति विभाग ने इस आयोजन के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि नवरात्रि के पहले दिन होने के कारण इस अवसर पर फलाहार पार्टी का आयोजन किया जाएगा। दिल्ली में बिजली के दाम बढ़ेंगे या नहीं, जल्द होने जा रहा फैसला। दिल्ली में बिजली का टैरिफ पिछले 2 वर्षों से घोषित नहीं हुआ है। दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के नए अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद अगले महीने तक इसके घोषित होने की उम्मीद है। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। DERC इसके लिए आज जन सुनवाई करेगा। बिजली वितरण कंपनियों ने अपने पिछले वित्त वर्ष के खर्च व आय का लेखा जोखा DERC को सौंप दिया है। लोगों से सुझाव लेने के लिए DERC ने इसे अपने वेबसाइट पर अपलोड कर दिया था। दिल्ली में प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों के खिलाफ एक्शन की तैयारी, डिफॉल्टर की लिस्ट तैयार। संपत्ति कर से राजस्व बढ़ाने के लिए दिल्ली नगर निगम उन बकायेदारों की सूची तैयार कर रहा है जो कई नोटिसों के बाद भी संपत्ति कर जमा नहीं कर रहे हैं। 31 मार्च तक निगम ऐसे बकायेदारों की संपत्ति कर जमा करने का इंतजार करेगा। इसके बाद 1 अप्रैल से निगम संपत्तियों की सीलिंग की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। निगम के क्षेत्रीय कार्यालय अपने अपने क्षेत्र में ऐसे 10 प्रमुख बकायेदारों की सूची तैयार करके कार्रवाई की तैयारी में, जिन्होंने कई नोटिस के बाद भी बकाया जमा नहीं किया। दिल्ली विधानसभा में बीजेपी विधायक ने उठाया मीट की दुकानों का मुद्दा। दिल्ली विधानसभा का सत्र 2 दिन के लिए बढ़ाने के फैसले में सदन की सहमति न लेने के विपक्ष के आरोपों के बीच गुरुवार को सदन में हंगामा हुआ। इस पर नियम बताते हुए स्पीकर विजेंद्र गुप्ता सदन के नेता की सहमति से सत्र बढ़ा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि आपके समय तो सत्र ही नहीं बुलाया जाता था। 5 साल में सिर्फ 4 सत्र और हमारे 1 महीने में 2 सत्र। वहीं मंत्री मनजिंदर सिरसा ने कहा कि अगर 10 साल तक कानून नहीं माना गया तो क्या वो परंपरा बन गई। उनके अलावा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि अध्यक्ष पूरे सदन के होते हैं, अध्यक्ष पर आप आरोप नहीं लगा सकते। वेतन बढ़ोतरी मामले में दिल्ली विधानसभा में भाजपा के साथ आई आम आदमी पार्टी। दिल्ली में एक बार फिर विधायकों के वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी होने वाली है। दिल्ली बजट सत्र के दौरान विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने इस पर चर्चा कराई। इस दौरान पहली बार आम आदमी पार्टी के विधायकों ने सत्ता पक्ष प्रस्ताव पर अपनी सहमति जताई। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने 5 सदस्यीय एडहॉक कमेटी का गठन कर रिपोर्ट देने को कहा है। इस कमेटी का उद्देश्य वर्तमान वेतन और भत्तों की समीक्षा करना और आवश्यक संशोधन के लिए सिफारिशें देना है, ताकि विधायकों को उनकी जिम्मेदारियों के अनुरूप सुविधाएं मिल सकें। भाई बोलने पर सदन में क्यों छिड़ी जंग, प्रवेश वर्मा पर आक्रामक हुए आप नेता। दिल्ली विधानसभा में बजट सत्र के चौथे दिन उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब मंत्री प्रवेश वर्मा ने भाई शब्द का इस्तेमाल किया। सदन में मंत्री प्रवेश वर्मा द्वारा कहां से लाए हो भाई कहते ही आप नेता आक्रामक हो गए। इस दौरान आप नेताओं ने सदन में जमकर हंगामा काटा। मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि भाई कहने पर दिक्कत है क्या, इस पर विवाद हो रहा है, भाई कहना गलत है क्या, भाई ही तो कहा है। विपक्ष की ओर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं, इस पर विवाद क्यों हो रहा है। वहीं हंगामे के बीच आप विधायक रवि विशेष को सदन से निष्कासित कर दिया गया। मार्शल बुलाकर कुलदीप कुमार को भी बाहर कर दिया गया। विजेंद्र गुप्ता की आतिशी को 2 टोक, विधानसभा में नहीं हो सकती दिल्ली की कानून व्यवस्था पर चर्चा। दिल्ली विधानसभा में स्पीकर विजेंद्र गुप्ता के एक जवाब पर आपके विधायक भड़क उठे। उन्होंने थोड़ी देर के लिए हंगामा खड़ा कर दिया। गुप्ता विपक्ष की नेता आतिशी के पत्र का जवाब दे रहे थे। गुप्ता ने कहा कि विशेष उल्लेख नोटिस दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र के विषयों से संबंधित होने चाहिए। दिल्ली विधानसभा में गुरुवार को थोड़ी देर के लिए हंगामा हुआ। विपक्षी आप विधायकों ने अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता के जवाब पर आपत्ति जताया। गुप्ता ने कहा कि कानून और व्यवस्था दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है, इसलिए इस पर विधानसभा के अंदर चर्चा नहीं की जा सकती। दिल्ली के मुस्तफाबाद का नाम बदलने की तैयारी, मोहन बिष्ट विधानसभा में लाएंगे प्रस्ताव। दिल्ली के मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र का नाम बदलने की कवायद तेज हो गई है। बीजेपी विधायक मोहन सिंह बिष्ट आज दिल्ली विधानसभा में मुस्तफाबाद का नाम बदलने के लिए प्रस्ताव पेश करेंगे। चुनाव के दौरान उन्होंने वादा किया था कि यदि वे जीतते हैं तो इसके इलाके का नाम बदलवाने की दिशा में कदम उठाएंगे। अब वे अपने इस वादे को पूरा करने की तैयारी में। माना जा रहा है कि मुस्तफाबाद का नया नाम शिवपुरी या शिव विहार हो सकता है।
जामिया हिंसा मामला, शर्जील इमाम को नहीं मिली राहत, दिल्ली हाई कोर्ट ने कार्रवाई पर रोक लगाने से किया इनकार। जामिया हिंसा मामले में ट्रायल कोर्ट के समक्ष जेएनयू पूर्व छात्र शर्जील इमाम के विरुद्ध चल रही आपराधिक कार्रवाई पर रोक लगाने से दिल्ली हाई कोर्ट ने बृहस्पतिवार को इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने साथ ही आरोप को चुनौती देने वाली इमाम की याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा। पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी करते हुए सुनवाई 24 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी। अधिवक्ता तालिब मुस्तफा और अहमद इब्राहिम के माध्यम से दायर याचिका के साथ ही एक अर्जी दायर कर इमाम ने विवादित आदेश पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की। वेटिंग टिकट तो स्टेशन पर नहीं मिलेगी एंट्री, रेलवे का बड़ा फैसला। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में जानकारी दी कि रेलवे स्टेशनों पर भीड़ प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए कई अहम कदम उठाए गए हैं। इनमें चौड़े फुट ओवर ब्रिज, सीसीटीवी निगरानी और वॉर रूम की व्यवस्था शामिल है। त्योहारों और मेलों के दौरान भारी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए रेलवे ने सीमित प्रवेश नियंत्रण प्रणाली लागू की है। इस व्यवस्था के तहत स्टेशनों के बाहर होल्डिंग क्षेत्र बनाए गए हैं, जहां यात्रियों को तब तक एंट्री नहीं दिया जाता जब तक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर नहीं आ जाती। भारत आ रहे पुतिन, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद होगा दौरा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्द ही भारत का दौरा करेंगे। ये उनका रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पहला भारत दौरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल रूस यात्रा के दौरान पुतिन को भारत आने का निमंत्रण दिया था, जिसे पुतिन ने अब स्वीकार कर लिया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने गुरुवार को इस बात की पुष्टि की और कहा कि पुतिन के भारत दौरे की तैयारियां चल रही है। हालांकि उन्होंने यात्रा की तारीख का खुलासा नहीं किया। एटीएम ही नहीं, यूपीआई से भी निकाल सकेंगे पीएफ के पैसे, जाने कब शुरू होगी सुविधा। ईपीएफओ के अधीन आने वाले करोड़ों नौकरी पेशा लोगों के लिए एक बहुत बड़ी और बहुत अहम खबर आ रही है। ईपीएफओ मेंबर सिर्फ एटीएम ही नहीं बल्कि यूपीआई के जरिए भी अपने ईपीएफओ खाते से पीएफ के पैसे निकाल पाएंगे। श्रम एवं रोजगार सचिव सुमिता डावरा ने कहा कि ईपीएफओ क्लेम प्रोसेसिंग के लिए यूपीआई की शुरुआत करने जा रहा है, जिसका उद्देश्य दक्षता में सुधार लाना और लेन देन के समय को कम करना है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने भारत में रिटेल पेमेंट्स और सेटलमेंट सिस्टम को ऑपरेट करने वाली कॉर्पोरेशन एनपीसीआई की सिफारिश को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आ रही नई स्कीम, 30 जून तक जुड़ने का मौका। अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके काम की है। दरअसल आगामी 1 अप्रैल से केंद्र सरकार की एकीकृत पेंशन योजना लॉन्च होने वाली है। केंद्रीय कर्मचारी इस योजना से 30 जून 2025 तक जुड़ सकते हैं। इस योजना में कुछ जरूरी शर्तें भी हैं। इस योजना के तहत रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों में मिले औसत बेसिक सैलरी की 50% राशि को सुनिश्चित पेंशन के तौर पर देने का प्रावधान है। यूपीएस में नामांकन का विकल्प 1 अप्रैल 2025 से 3 महीने के भीतर चुना जाना चाहिए। एक बार चुने जाने के बाद निर्णय अंतिम माना जाएगा और इसे वापस नहीं लिया जा सकता। ड्रग सिंडिकेट के आरोप में दिल्ली पुलिस का सब इंस्पेक्टर बर्खास्त। दिल्ली पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर को दिल्ली स्थित ड्रग सिंडिकेट के आरोपों में कारण सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपी की पहचान नरेश कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने कहा कि समाप्ति आदेश 20 मार्च को जारी किया गया था और नरेश कुमार की बर्खास्तगी गिरफ्तार गिरोह के सदस्यों में से एक सुरजीत के साथ नार्को सिंडिकेट चलाने के आरोप के बाद हुई थी। गिरफ्तारी तब हुई जब यह पता चला कि एसआई नरेश कुमार सिंडिकेट के पीछे का मास्टरमाइंड था और 1 साल से गिरफ्तारी से बच रहा था। दिल्ली के पुलिस स्टेशन में सीबीआई की रेड, मचा हड़कंप, एसएचओ फरार। दिल्ली के एक थाने में बीते रात सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की रेड से हड़कंप मच गया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि सीबीआई ने सागरपुर थाने में 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते 2 पुलिस वालों को रंगेहाथ गिरफ्तार किया। उनके साथ मौजूदा तीसरा पुलिसकर्मी वहां से फरार हो गया। घटना के बाद से एसएचओ का कुछ अता पता नहीं है। जिले के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने थाने में रेड और 2 पुलिस वालों की गिरफ्तारी की पुष्टि कर दी। साथ ही यह भी बताया कि एसएचओ के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। जेल में नहीं दी जा रही दवा, आप नेता का आरोप, कोर्ट ने मांगी मेडिकल रिपोर्ट। दिल्ली की मंडोली जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता नरेश बालियान ने दावा किया है कि जेल में उन्हें घबराहट की दवाई नहीं दी जा रही है। उनके इस दावे के बाद अब दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को मंडोली जेल अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम के तहत गिरफ्तार नरेश बालियान की मेडिकल स्थिति पर एक रिपोर्ट दाखिल करें। विशेष न्यायाधीश कावेरी बाविजा ने मंडोली जेल के अधिकारियों को आज रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। द्वारका को 1 महीने बाद मिलेगा तीसरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। इस वर्ष मई महीने में उपनगरीय द्वारका के निवासियों को तीसरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बनाकर सौंप दिया जाएगा। सेक्टर 8 में बन रहे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण का कार्य करीब पूरा कर लिया गया। इसके साथ ही 19वीं व 23 में भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स विकसित किया जा रहा है। 23.13 एकड़ में फैला सेक्टर 17 स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य वर्ष 2021 में शुरू हुआ था। 92 करोड़ की इस परियोजना का निर्माण कार्य 2 वर्ष के भीतर पूरा किया जाना था, लेकिन कुछ तकनीकी अड़चनों के कारण इसमें विलंब की स्थिति बनती रही।
दिल्ली विधानसभा में हिंदू नववर्ष पर होगा भव्य आयोजन, 1500 से ज्यादा लोगों को मिला न्योता। यमुना आरती से कामकाज की औपचारिक शुरुआत के साथ अब भाजपा सरकार विधानसभा में सांस्कृतिक नव जागरण का नया अध्याय लिखने जा रही है। पहली बार विधानसभा के लॉन में हिंदू नववर्ष को हर्षोल्लास से मनाते हुए सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर एवं कैलासा बैंड की संगीत में प्रस्तुति होगी। यह उत्सव चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नव संवत्सर 2082 के शुभारंभ अवसर पर 30 मार्च को है, जिसके लिए विधानसभा को भी विशेष रूप से पुष्प से सजाया जाएगा। साथ ही इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनने के लिए 1500 से अधिक लोगों को आमंत्रित भी किया गया है। दिल्ली एनसीआर में मार्च में ही गर्मी ने दिखाए तेवर, हीटवेव से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी। दिल्ली एनसीआर में मार्च महीने में ही गर्मी अपने तेवर दिखाने लगी है। राजधानी दिल्ली में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंच रहा है। दिन के समय सड़क पर निकलना मुश्किल हो रहा है। घर से निकलने के लिए लोग सूर्य ढलने का इंतजार करने लगे। तेज धूप के बीच दिल्ली में अधिकतम तापमान 38.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे पहले मार्च 2022 में यह 39.6 डिग्री तक पहुंचा था। वहीं दिल्ली से सटी नोएडा में बुधवार को दिन का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गया से दिल्ली के लिए मिली 2 और स्पेशल ट्रेन, सासाराम और प्रयागराज को भी करेगी कवर। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने गया से आनंद विहार के लिए 1 वे स्पेशल ट्रेन चलाएगी। गाड़ी संख्या 03399 गया आनंद विहार 1 वे स्पेशल 27 मार्च को गया से 18:50 पर खुलकर सासाराम DDU प्रयागराज के रास्ते अगले दिन सुबह यानी आज 10 बजे आनंद विहार पहुंचेगी। इस स्पेशल ट्रेन में साधारण श्रेणी के 12 कोच होंगे। दिल्ली में पेड़ों की जड़ों को कंक्रीट से ढकने की समस्या, वन विभाग ने की कार्रवाई। द्वारका, राजौरी गार्डन, उत्तम नगर, जनकपुरी, मियांवाली नगर सहित कई जगहों पर आपको ऐसे पेड़ आसानी से दिख जाएंगे जिनकी जड़ों को कंक्रीट या तारकोल से पूरी तरह या आंशिक तौर पर बंद कर दिया गया है। आंशिक तौर पर जहां खुली है वहां की स्थिति ऐसी है कि जड़ों तक हवा व पानी पहुंच ही नहीं सकता। वर्ष 2013 के एनजीटी के आदेश में कहा गया है कि पेड़ों के 1 मीटर के दायरे में कंक्रीट को हटाया जाना है। वन विभाग ने इस नियम के बाबत सभी विभागों और सिविक एजेंसियों को सूचित किया था कि पेड़ों की जड़ों के आसपास के कंक्रीट या तारकोल की परत बिछाना दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1994 के तहत एक अपराध है। आप नेता राघव चड्ढा ने दिल्ली चुनावी हार को राजनीति का हिस्सा बताया। राघव चड्ढा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली हार पर अपनी राय रखी। उन्होंने आत्ममंथन, सुधार और पार्टी की भविष्य की रणनीति पर खुलकर चर्चा की। राघव चड्ढा ने कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इससे सीख लेकर आगे बढ़ना ही राजनीति की सही दिशा है। उन्होंने बताया कि आप इस हार के कारणों की समीक्षा कर रही है और भविष्य में मजबूती के साथ वापसी के लिए रणनीति बना रही है। कुछ अफवाहों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनाव परिणाम वाले दिन वह मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ उनके घर पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि आप नेतृत्व एकजुट है और पार्टी में किसी भी तरह की गुटबाजी नहीं। रेखा गुप्ता का एक और मास्टर स्ट्रोक, लंबित मामलों को निपटाने का फैसला। दिल्ली विधानसभा ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए विभिन्न समितियों जैसे विशेषाधिकार प्रश्न एवं संदर्भ और याचिका समिति के समक्ष लंबित सभी मामलों को निपटाने का निर्णय लिया। विधानसभा में इस संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके तहत इन मामलों को अब समाप्त मान लिया जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप दिल्ली सरकार के अधिकारियों द्वारा दायर किए गए 8 कोर्ट केस भी समाप्त हो जाएंगे। यह निर्णय विधानसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में लिया गया, जिससे वर्षों से लंबित मामलों को लेकर चल रही अनिश्चितता पर विराम लगेगा। पहलवान से नेता बनी विनेश फोगाट को लेकर हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान। सीएम नायब सैनी ने कहा कि हरियाणा कैबिनेट ने पहलवान से नेता बनी विनेश फोगाट को राज्य की खेल नीति के अंतर्गत ओलंपिक रजत पदक विजेता के बराबर लाभ देने का फैसला किया है। सीएम सैनी ने कहा कि राज्य की खेल नीति 3 प्रकार के लाभ प्रदान करती है, जिसमें 4 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार, ग्रुप ए के तहत एक उत्कृष्ट खिलाड़ी की नौकरी और HSVP का प्लॉट देना शामिल है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।